उसमें टेंशन है और जो स्ट्रिंग है वो एकदम टॉट है, यानी सीधे है एकदम जो स्ट्रिंग है। तो फिर ऐसी एक स्ट्रिंग में हम अगर एक वेव को ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी स्पीड को हमें मेजर करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसी बारे में। तो थ्योरी है पल्स। A pulse is a wave characterized by single disturbance that travels through medium at constant amplitude and speed. तो फिर जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है उसमें ये एक पल्स है वेव की। जैसे मतलब आप सडन इम्पल्स दें या झटका दें वेव को, सॉरी स्ट्रिंग को, तो फिर आपको ऐसा सा एक शेप फॉर्म होते हुए दिखेगा। तो फिर हमें इसी पल्स, क्योंकि ये जो पल्स है ये एक साइड स्ट्रिंग के से दूसरी साइड पे जाएगा, तो फिर इसी स्पीड को हमें मेजर करना है कि कितनी टाइम में ये एक साइड से दूसरी साइड चले जाएगा। तो फिर जो जनरल फॉर्मूला है स्पीड का वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है, मतलब डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो हमने उसी को लिख लिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पल्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। तो फिर v हमें जानना है, तो हम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो है उसको यूज करेंगे स्पीड निकालने के लिए। और ये मीडियम यहाँ पे लिखा है पल्सेस मूविंग थ्रू द मीडियम। मीडियम का इस एक्सपेरिमेंट में हम स्ट्रिंग को मीडियम मानेंगे क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू हमारी पल्स ट्रेवल कर रही है। अब हम ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन पार्टिकल्स एट मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब आप देख सकते हैं जो हमारी वी है, हमारा वी वो स्ट्रिंग के अलोंग है। तो ये जो एक्स एक्सिस है हमारे इस ग्राफ में वो स्ट्रिंग है, जो वी है वो स्ट्रिंग के पैरेलल है, और जबकि जो एम्पलीट्यूड बन रहा है हमारा, जो मतलब वेव का जो शेप बन रहा है वो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है। तो इधर हम देख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव का मतलब है अगर ऐसे परपेंडिकुलर है एम्पलीट्यूड तो उसे हम ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। When the wave propagates through the medium, particles periodically move to topmost and lowest positions. तो topmost position यहाँ पे वो position है जहाँ पे amplitude सबसे ज्यादा है, और lowest position हमारी वो वाली position है जहाँ से wave already pass हो चुकी है। The maximum topmost position is the crest and the maximum lowest position is the trough. So इस डायग्राम में तो ट्रफ दिखाया नहीं गया है, हम आगे थोड़ा चल लेते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमें क्रस्ट दिखाई दे रहा है, और जो नीचे की तरफ सबसे ज्यादा है वो उसको हम ट्रफ बोलेंगे। और एम्पलीट्यूड जो है इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये जो हमारा क्रेस्ट है और ये हमारा ट्रफ है, इसके बीच में ये टोटल डिस्टेंस पूरे ये वाला है, और एम्पलीट्यूड उसका हाफ है। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, उसके हाफ एग्जैक्टली। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो एक क्रेस्ट हमें ये यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा क्रेस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें वेवलेंथ से लैम्डा से हमने डिनोट कर दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल्स यानी कितनी बार वो वेव ऑसिलेट कर रही है, यानी जैसे आप ये देख सकते हैं, तो फिर हमें बस उसके ट्रैवलिंग की स्पीड से हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड है वन ऑसिलेशन, तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है टाइम पीरियड। कैसे? दिस इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, मतलब कितनी बार एक सेकंड में हो रहा है, और टाइम पीरियड मतलब एक बार कितने सेकंड में हो रहा है। तो फिर जैसे आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में है और टाइम पीरियड सेकंड्स में है, और तो हर्ट्स जो यूनिट होती है उसका एक्चुअली हम 1/सेकंड में भी डिनोट कर सकते हैं। तो फिर जो स्पीड ऑफ द वेव हमें जो ढूंढनी है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है हमारे एक्सपेरिमेंट का, वो उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है v। द स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा एफ। लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी एक वेव की। अब हमें रिफ्लेक्शन को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो व्हेन द पल्स रीचेस द फिक्स्ड बाउंड्री द रोप एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ फ्रॉम रोप ऑन द वॉल। तो फिर हमने जो स्ट्रिंग है उसको दो वॉल्स के बीच में टॉट करके रखा है ना। तो जैसे ये वॉल से हिट होता है तो फिर हमें वॉल से एक फोर्स आता है स्ट्रिंग पे, तो उसके कारण जो रिफ्लेक्टेड वेव आती है वो उल्टे डायरेक्शन में, यानी अगर स्टार्टिंग में क्रेस्ट था तो ट्रफ बन जाता है। By Newton's third law, the wall exerts a downward force on the rope which causes a downward pulse. यही अभी एक्सप्लेन किया है इसमें। Method to measure speed of pulse. Consider a pulse starting from A in the figure 4. So figure 4 एक बार, हाँ। तो ये पॉइंट A है सब डायग्राम्स में। Consider a pulse in the string starting from A in figure 4. It completes n journeys.
एक जर्नी मतलब ए से बी तक पहुंचना एक जर्नी को कंप्राइज करता है। तो ए से बी हम पहुंच गए, फिर वापस बी से ए, दैट इज 2 जर्नीज, है ना। तो note the time taken for n journeys. Calculate the time period by dividing time taken for n journeys by number of journeys. Time period मतलब एक जर्नी के लिए कितना टाइम लग रहा है हमें, तो उसको हमने टोटल टाइम मतलब n जर्नीज के लिए हमें जितना भी टाइम लगा उसको हमने n से डिवाइड कर दिया, और उस समय एक जर्नी का टाइम मिल गया, जिसको टाइम पीरियड हम बोल देते हैं। हमें स्पीड ऑफ पल्स निकालना है, तो v तो वही डेल्टा x बाय डेल्टा t है, तो फिर l जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। Adyan, I just want, because these students, they are attending this session for the first time, just go slow, because it will be very श्योर difficult for them to absorb. Okay, you're teaching श्योर श्योर beautifully. Just take a pause and ask them, because they will listen to you. They're very bright, but because everything looks very new to them, so I don't want they get scared or बाप रे इतना मुश्किल है, you know. श्योर So श्योर श्योर। just go slow. You're a brilliant teacher. Over to you. थैंक थैंक यू। तो फिर हमने टाइम पीरियड तो देख लिया अभी। अगर आपको थोड़ा सा आपको समझ आ रहा है ना टाइम पीरियड का से मतलब डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो टाइम पीरियड का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने थोड़ा सा ऐसे इम्पल्स दे दिया, इम्पल्स माने झटका सा दे दिया इस स्ट्रिंग को, तो फिर ये एक जर्नी पूरी कंप्लीट करेगा ए से बी तक, फिर वापस बी से ए तक आएगा, फिर वापस ए से बी तक जाएगा। तो इसका मतलब हुआ एक एक जर्नी हुई ए से बी, फिर वापस बी से, मतलब 2 जर्नी, फिर और आगे बढ़ेगा तो फिर कंटिन्यू होता रहेगा, तो उसका एन का नंबर बढ़ेगा। तो एन हमने नंबर ऑफ जर्नीज को बोला है इस स्टेटमेंट में। तो अगर एन जर्नीज करने के लिए आपको कुछ टाइम लग रहा है, मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं, तो फिर एन जर्नी मतलब हमने 2 जर्नी करी, ए से बी गया एक बार, बी से ए गया, और उसमें मुझे 10 सेकंड्स लग गए, तो मतलब जो हमारा टाइम पीरियड है वो 5 सेकंड्स हो गया, क्योंकि एक ए से बी जाने में 5 सेकंड्स लगे हमें। हम एवरेज लेते हैं इस केस में, है ना। तो फिर वी इज इक्वल टू एल बाई टी। अब वी तो हमें पता ही है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो स्ट्रिंग पे पूरी एक लेंथ कवर कर रहा है। तो ए से बी इज द होल स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ इज ए टू बी। तो फिर मान लो 10 मीटर की स्ट्रिंग है, 10 मीटर थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 मीटर की स्ट्रिंग है, तो 1 मीटर की स्ट्रिंग को ट्रैवल करने के लिए टाइम पीरियड हमें 5 सेकंड लग गए। तो फिर 1 सेकंड में वो कितना 20 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड बिकम्स द स्पीड। ये भी समझ आ गया ना? Yes, sir. ओके। बेटा अगर नहीं सो समझ में आएगा तो आप भैया से दोबारा पूछ लेना, बिकॉज भैया भैया को सब कुछ आता है। भैया तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, है ना। आप लोग 9th में हो, पहली बार वर्चुअल लैब, मुझे लगती है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आप भी और भैया पहली बार वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना आद्यन? हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ। सो बच्चे सारे बात पे हाँ नहीं करना, कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रही है तो भैया से पूछना, भैया आपको जरूर आंसर करेंगे। ओवर टू यू आद्यन। Yes, Okay, ma'am. थैंक okay, ma'am. फिर जैसे आप डायग्राम में, ओके यहाँ बोलो। ओके No, फाइन। sir. तो बिगिनिंग ऑफ जर्नी नंबर 1 में हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा यहाँ पे पल्स फॉर्म हो रहा है। बिगिनिंग ऑफ जर्नी 1 में ए से बी तक, अब ये जो पल्स है ये मूव कर रहा, धीमे धीमे जा रहा, ये बी तक पहुंच गया, और एंड ऑफ जर्नी 1 में ये बी पे एग्जैक्टली पहुंच गया। अब जैसे हमने पहले देखा कि अगर कोई पल्स है तो उसे रोप से जो फोर्स मिल रहा है उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो फिर वो जो रोप है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा वॉल पे, तो जो वॉल है वो उल्टा मतलब उसकी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, और वो जो नीचे की तरफ फोर्स बन रहा है उसकी वजह से जो वेव है उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जा रही है। तो इधर भी हम वही सेम चीज देख सकते हैं कि जर्नी के एंड में ये जो बी है ये उल्टा हो गया, तो ये बी वापस उल्टा होके ए तक पहुंचाएगा। अब वापस हम एक और जर्नी के लिए हम उसको थोड़ा सा इम्पल्स देंगे, उसकी वजह से वापस शुरू हो जाएगी। तो ऐसे हम जर्नीज को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें देखना है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ पल्स, मतलब किन किन चीजों पे स्पीड जो है हमारी वो डिपेंड कर रही है। तो लीनियर डेंसिटी, अब लीनियर डेंसिटी क्या चीज है? द लीनियर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मास पर यूनिट लेंथ। दिस डिस्क्राइब्स हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, है ना। तो फिर बात यह है कि जो स्ट्रिंग है, कोई भी धागा सा है या फिर कोई भी रबर की स्ट्रिंग है, उसमें एक्चुअली
कुछ तो मास होता ही है, हर चीज का कुछ ना कुछ मास होता ही है, चाहे वो कितना भी नेग्लिजिबल हो, क्योंकि कोई स्ट्रिंग होगी कितना मैक्सिमम 5 ग्राम या उससे भी कम, शायद बहुत कम वेट होता है स्ट्रिंग्स का। तो फिर हम मास जो लेंगे उसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से डिवाइड कर देंगे, कि मतलब पर मीटर या पर सेंटीमीटर उसका कितना मास है। जैसे मतलब 5 ग्राम की हमारे पास स्ट्रिंग है, और उस पूरी स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है मान लो 30 सेंटीमीटर, तो 5/30 इज 1/6 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो दैट इज इट्स लीनियर डेंसिटी। एंड द टेंशन इज द फोर्स अलोंग द मीडियम व्हेन इट्स पुल्ड एट बोथ साइड्स। टेंशन माने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने एक एक एंड ले लिया स्ट्रिंग का, जैसे हमारे पास कोई भी ऐसे बोर्ड है, उससे हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया और उसको ऐसे खींच दिया, तो स्ट्रिंग अगर नहीं खींची हो तो एकदम नीचे गिर जाएगी, लेकिन हमने उसको खींच दिया तो वो बिल्कुल सीधी रहती है जो स्ट्रिंग होती है ना। तो फिर हमने खींच दिया, जो फोर्स हम लगा रहे उस स्ट्रिंग को खींचने में, उसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे इधर। तो बस फोर्स का डिफरेंट नाम है, बस और कुछ उसका स्पेशल मीनिंग नहीं है। तो टेंशन इज द फोर्स अलोंग द मीडियम व्हेन इट्स पुल्ड एट बोथ एंड्स। मीडियम यहाँ पे स्ट्रिंग ही है। द स्पीड ऑफ द पल्स डिपेंड्स ऑन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब हमने पहले ये वाला इक्वेशन पढ़ा था कि जो स्पीड है पल्स की, दैट इज L/T। L मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और टाइम पीरियड ऑफ पल्स। तो ये एक जनरल हो गया जो हमें पहले से पता था, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो नया हमें पता चला है वो है कि ये और भी चीजों पे डिपेंड करता है, और उसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है V, जो स्पीड है, इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय म्यू। इस सिंबल को म्यू बोलते हैं, और इसको सिर्फ लीनियर डेंसिटी दिखाने के लिए बोल रहे हैं, इसको कुछ मतलब ऐसे खुद में कुछ मतलब नहीं है म्यू सिंबल का। द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार इज डिफरेंट। जैसे हम देखते हैं कोई भी गिटार बजाता है, आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कोई एक स्ट्रिंग होती है वो मोटी होती है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर स्ट्रिंग्स। जैसे हम मतलब राइट साइड पे जाते हैं तो वो मोटी होती है कंपैरेटिवली स्ट्रिंग, और उसकी जो आवाज आती है वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड आवाज आती है, थोड़ी सी डीप आवाज आती है उसमें से, है ना। तो फिर उसी बात को हम बोल रहे हैं। यस भैया, मैंने देखी है। नाइस नाइस, वही जिसने भी देखी हो तो समझ जाएगा कि जो राइट वाली स्ट्रिंग होती है उसको दबाओगे थोड़ी डीप आवाज आएगी, एज कम्पेयर टू जो पतली स्ट्रिंग होती है उससे बहुत मतलब ऐसे हाई पिच्ड यानी ऊंची आवाज कम आती आवाज है ना आएगी। उसकी। कम मतलब उस सेंस में नहीं, लाउडनेस के सेंस में नहीं, लाउडनेस अलग चीज है। जैसे आपने कभी सुना होगा ऐसे कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आवाज हो तो ऐसे पी करके आती है, लेकिन जो डीप आवाज होती है वो थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी की होती है, तो फिर इससे सर थोड़ा डीप जैसे। हाँ जी प्लीज बोलो। सर, ये जो फार्मूला है वो किस चीज में काम आता है? देखो जैसे ये तो अभी एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ना हम, तो फिर जो टाइम पीरियड है हमारा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जा रहा है इधर। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्ट्रिंग को देख के बताना है, कि मतलब बिना एक्सपेरिमेंट करे आपको बताना है कि उसमें स्पीड कितनी आएगी वेव की हमारी, तो फिर अगर आपको बिना एक्सपेरिमेंट करे बताना है तो फिर आपको, अगर ये दोनों चीजें दे रखी हैं तो फिर आप उससे आप निकाल सकते हो। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हो जाते हैं। पहला मेथड है कि हम पहले अपना एक्सपेरिमेंट कर लें, उससे हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा, क्योंकि लेंथ तो हम सबको पता ही रहती है तो नाप सकते हैं हम, लेकिन टाइम पीरियड हमें पता करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अगर बिना एक्सपेरिमेंट करे करना है तो फिर हमें ये दोनों पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ठीक है, किसने पूछा था, शायद हरिओम ने पूछा था। यस सर। ओके, थैंक यू। अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, ये तो थ्योरी थी अभी तक बस। प्रोसीजर, तो प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, आपको दिख जाएगा वैसे एनिमेशन में। तो एक स्टॉप वॉच चाहिए ताकि हम उसका टाइम पीरियड नाप सकें। स्ट्रिंग हमारा मेन अपैरेटस है। डोर और हुक और डोर हैंडल, अब इसको इससे हम अटैच करेंगे स्ट्रिंग को ताकि उसको टेंशन दे पाए। और मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। लीस्ट काउंट से हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट उसकी टाइम पीरियड कितना आया। देन टाई वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू द डोर हैंडल, होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए डोर हैंडल है यहाँ पे, उसको ऐसे खींच देंगे ताकि जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल सीधी रहे, और उसमें टेंशन बने, जो टेंशन फोर्स बन रही है हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो एकदम सीधी रहे। अब गिव अ ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल जर्क टू द स्ट्रिंग एंड क्रिएट अ पल्स। मतलब मान लीजिए ऐसे मैंने अटैच कर दिया, अब ये जो स्ट्रिंग है उसको मैं ऐसे खींचा और ऐसे हमने जोर से उसको पल्स दे दिया, तो फिर उसकी वजह से उसमें वेव बन जाएगी और वो ट्रांसमिट होगी थ्रू आउट द
तो फिर ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द पल्स एट द फिक्स्ड एंड एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द टाइम फॉर n जर्नीज। तो हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और स्टॉप वॉच से कर लेंगे। कैलकुलेट टाइम पीरियड t इज इक्वल टू t बाय n। t मतलब टाइम पीरियड t, और t मतलब टोटल टाइम जो n जर्नीज करने के लिए हमें टाइम लगा, और n इज द नंबर ऑफ जर्नीज। मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो तो हम स्केल से कर लेंगे, हमारे मीटर स्केल दिया गया है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पल्स बाय द फॉर्मूला। हम अभी वो टेंशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि टेंशन मेजर करने के लिए हमें अलग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, v इज इक्वल टू l/t। अब ठीक है, अब मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। वीडियो की आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। शुरू कर देता हूँ। Aim: to determine the speed of a transverse pulse propagated through a stretched string. Materials required: string, stopwatch, hook or door handle, meter scale. Procedure: find least count of stopwatch. Measure the length of string L. Tie one end of string to door handle. Hold other end of the string. Give a transverse horizontal jerk to the string and create pulse. Observe what happens to the pulse at the fixed end. Create a pulse. Simultaneously start stopwatch. Observe the time for n journeys. Calculate time period by t is equal to t upon n. T, time for n journeys, n, number of journeys. Calculate the speed of pulse of the spring by v is equal to L upon t. L, length of the string, t, time period. Conclusion: speed of pulse on string depends upon the tension and linear density of string. सर आपका माइक ऑफ है। हाँ, तो फिर आपने वीडियो तो देख लिया। अब आपको मैं सिमुलेट करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट क्या है। वीडियो में तो बस एक वो था, मतलब अपैरेटस। तो हम पहले लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको दिख रहा होगा, सिमुलेटर दिख रहा है ना सबको? तो फिर हम ओके, हाँ जी, यस सर। हमने हाँ, तो हम एक्चुअली उसको देखने के लिए हम 3-4 मेजरमेंट्स ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 9। तो हमें, हमारे पास ऑप्शन है कि हम टॉगल कर सकते हैं कि मतलब 9 से 13 तक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एक एक्सपेरिमेंट में 3 करूंगा। ऐसे 3 करने के लिए, मतलब जैसे मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को 10 ले लिया, और हमने जर्नी मतलब कितनी बार वो ट्रैवल करेगा, इसके दो ही ऑप्शन हमारे पास, 3 या 5। मैं 5 कर देता हूँ थोड़ी इजी मेजरमेंट के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग को हम डोर हुक से बांध देंगे, और फिर हाथ से हमने खींच दिया स्ट्रिंग को। तो फिर ये हमारे पास जो अपैरेटस बना है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसने यहाँ पे एक जर्नी शुरू कर दी। तो फिर आप गिन लीजिएगा, ये 5 जर्नीज हुई कि मतलब ए से बी तक 3 बार और बी से ए तक 2 बार, ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए एंड ए टू बी। तो ये 5 जर्नीज होगी इस पूरी पल्स की। तो अब हमें निकालना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी बाय एन। तो हमारी जो स्टॉप वॉच थी उससे हमें टाइम मिला 0 मिनट 25 सेकंड्स। तो 25 सेकंड्स हमारा टोटल टाइम है। तो हम इसको अब उसमें डाल देंगे, फिर हमें 25 सेकंड्स लगे, और विल डिवाइड 25 बाय 5। क्योंकि हमने 5 जर्नीज करी हैं, क्योंकि ए टू बी, बी टू ए टू बी, बी टू ए टू बी। आपने देख लिया होगा शायद, अगर नहीं देखा होगा मैं वापस कर दूंगा एक बार। तो फिर हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं 25 बाय 5। तो वैसे हमें पता ही है 5 आता है, लेकिन फिर भी हम 5 सॉरी। या तो फिर अब हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 10 मीटर या सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें यूनिट नहीं दी।
तो मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे, और 10 डिवाइडेड बाई टी। अब टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास? 5 सेकेंड। हमने 5 डिवाइड कर दिया, अभी 2, या तो मेरा स्पीड 2 आ गई और टाइम 5 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं रिजल्ट हमारा सही है नहीं है। तो हमारा टिक आ गया, मतलब हमारा रिजल्ट जो था फाइनल सही था वो। अब हम रीसेट कर देते हैं वापस इसी को। एक और हम इसका, हेलो भैया। हाँ जी प्लीज बोलिए। भैया आपने जो स्ट्रिंग का बताया वो इम्पल्स करने पर मतलब ट्रांसवर्स वेव बनती है, फिर वो ग्रेविटेशन पर वो उल्टी मतलब उल्टी क्यों होती है? आपने बताया पर फिर से रिपीट करना ओके मैं बता देता हूँ आपको वापस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। प्लीज अ, करके। तो फिर जैसे आप ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है, तो हमारे पास एक वेव है ऐसी। तो फिर क्या हो रहा है, जो एंड पॉइंट है जिसी वेव का, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। ऐसी सी वेव है ना हमारी, तो जो एंड पॉइंट है, अगर आप देख रहे हैं कि ट्रैवर्सल में ऐसे है एक एंड पॉइंट है जो सबसे क्लोज है हमारी वॉल के। तो अगर आपको मेरा माउस दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे, हाँ जी भैया। ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे क्लोज है वेव, ये हमारे वॉल के। तो फिर सबसे पहले ये आएगा हमारे वॉल के पास, है ना। तो फिर एक्चुअली जो ऊपर जा रही है ना, ये वेव ऊपर की तरफ आ रही है, तो फिर ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वॉल पे। लेकिन वॉल तो मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है ना, तो वॉल तो ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो फिर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है उसकी वजह से जो वॉल है उस वो इस रोप पे नीचे की तरफ फोर्स दे देगी, क्योंकि वॉल तो रिजिड है, वॉल मूव नहीं कर सकती, क्योंकि वॉल तो बहुत मतलब हैवी मास है वॉल का, है ना। तो फिर स्ट्रिंग पे वो उल्टी उल्टी तरफ फोर्स लगा देगी, और उसी वजह से वो नीचे की तरफ आ जाएगी। जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था वॉल की वजह से उस पे नीचे की तरफ लग गया। तो आई अंडरस्टैंड भैया, थैंक यू, समझ आया। थैंक्स। और और भी सब। एक डाउट पूछना था। हम्म। आपने जो अभी स्टिमुलेट मतलब आपने जो करके दिखाया वो हाँ कौन हाँ। से ऐप पे करते हैं? मतलब जो सब एक्टिविटी होते हैं वैसे मैंने बहुत सारी एक्टिविटी देखी है, तो वो जो ऐप होता है उसका नाम क्या होता है? मतलब वेबसाइट भी। ये ओलैब्स करके एक ऐप है, उस वेबसाइट है, उस पे आपको मिल जाएंगे सारे एक्सपेरिमेंट्स वैसे। भैया क्या नाम बताया सर, फिर से बता दीजिए। भैया आपका आवाज नहीं आएगा, फिर से बताते। अध्ययन आप वो साइट की लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, हो जाएगा इफ ओके पॉसिबल। श्योर मैं आपको किस लवन्या, आपका हो गया डाउट क्लियर? हाँ जी भैया। थैंक यू। अंजलि ने भी हाथ उठाया है, कोई डाउट है अंजलि? सर मेरा वही डाउट था, आपने जो करके दिखाया वो फिर से कर सकते हैं हाँ भैया? हाँ, वो जरूर, वो तो मैं अभी 3-4 बार करूंगा ताकि थोड़ी हमारी वैल्यूज हमें ठीक मिले। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जैसे हमने पहले 10 लिया था, मैं सेम एक बार कर लेता हूँ ताकि एक बार आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने अभी क्या किया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 एंड जर्नी ऑफ स्ट्रिंग इज 5। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। ये हमारे पास स्ट्रिंग हमने रख दी यहाँ पे। अब यहां से एक बार ये एक हो गया, 2, 3, 4, और दिस इज 5, है ना। तो 5 जर्नीज हो गई स्ट्रिंग की इसी ड्यूरेशन में, और हमारे पास टाइम आ गया था 25 सेकेंड। तो हमने बस वैल्यूज डाल दी 25 और 5 जर्नीज। एन इज 5, एन इज नंबर ऑफ जर्नीज ना। तो 5 जर्नीज हो गई, तुमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 5 सेकेंड्स। और स्पीड है वो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 10 आ गया, और 5 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। तो 5 से डिवाइड करते हमारे पास आ गया 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो फिर ये सही हो गया, है ना। तो फिर हम अभी कोई और वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को मैंने 9 ले लिया और जर्नी ऑफ स्ट्रिंग हमने 3 ले ली। तो फिर मैंने वापस अटैच कर देता हूँ। ये आपको दिख गया कि टॉट होगी, स्ट्रिंग सीधी होगी बिल्कुल। अब एक जर्नी हो गई, 1, 2 और 3, बस रुक गई। तो फिर हमें टाइम कितना मिला, 13.5, 13 सेकेंड, 500 मिली सेकेंड, एक्चुअली 50 लिखा है यहाँ पे। तो फिर 13.50, अब इसको मैं डाल देता हूँ डिवाइडेड बाय, अब 3 जर्नीज थी हमारी, तो 3 हो गया, इसका आंसर आएगा 4.5। अब
9 डिवाइडेड बाय 4.5, क्योंकि 9 वाज द लेंथ एंड टाइम पीरियड इज 4.5, तो इससे हमारे पास मिल गया 2 मीटर्स पर सेकेंड। वापस हमारे पास सही रिजल्ट आ चुका है। और समझ आ रहा है ना ये वाला सबको? यस यस सर। भैया। ओके, श्योर श्योर। एक और बार कर लेते हैं थोड़ी किसी और वैल्यूज के साथ। यस सर। 13 13 13 और 5 ले लिया मैंने, 5 जर्नी और 13 मीटर है स्ट्रिंग की लेंथ। तो हम वापस कर लेते हैं। एक हो गया, 2, 3, 4 और 5, है ना? तो अब हमने ले लिया, हमारे पास टाइम आया 16.25 सेकेंड्स। तो हमने 16.25 लिख दिया। डिवाइड कर देंगे हम इसको 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड कर देंगे हम। तो फिर हमारे पास टाइम पीरियड जो आता है वो आता है 3.25 सेकेंड। तो हम वापस 13 को डिवाइड कर देंगे 3.25 सेकेंड से, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी 13 है और जर्नी होगी 5, है ना। बस 4 मीटर पर सेकेंड आया इस बार स्पीड। जो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सही आ गया वापस। तो फिर प्रोसीजर यही है आपका कि आपको क्या करना है, कुछ स्ट्रिंग अटैच करनी है बस, और आपको देखना है कितनी जर्नीज हो रही हैं। जैसे हमने 3 जर्नीज का टाइम नोट किया है, फिर 5 जर्नीज का नोट किया है, 10 जर्नीज भी कर ली मान लीजिए। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन आपको बस ये करना है। अब आप उसको देखोगे कितना टाइम लगा 3 जर्नी कंप्लीट होने में। तो जो 3 जर्नी कंप्लीट हो गया, आपको टाइम को देखो और 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक जर्नी का एवरेज टाइम मिल जाएगा। अब उस टाइम से आप उस टाइम को आप लेंथ से डिवाइड कर दो, तो मतलब 9 मीटर, जैसे इधर 9 मीटर है, कोई 10 मीटर 20 मीटर, तो उसको ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लगा वो एक टाइम पीरियड है। तो आपने उसको डिवाइड कर दिया तो कुछ स्पीड मिल गई। तो यही हमारा फाइनल है कि हमें स्पीड ढूंढनी है। तो फिर हमने जैसे बहुत सारे हमने अभी ले लिए, तो फिर हम ऐसे ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे। सीरियल नंबर 1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में सबसे पहले कितनी ली थी? हमने ली थी शायद 10 ली थी। 10 एंड टाइम फॉर n जर्नीज हमें लगा था 15। तो टाइम पीरियड हमारे पास आया था 3 और स्पीड ऑफ पल्स हमारे पास आ गया था। मैं आपको एक सेकंड करके दिखा देता हूँ ना। बस वैसे ऑब्जर्वेशन नोट करनी है, लेकिन हमारा जो पहला था वो यही था कि 10 और 5 था। और हमने जब अटैच किया स्ट्रिंग को, अ, ये हुआ हमारी 5 जर्नीज हो गई अभी 3, 4 और 5, है ना। तो हमने बस कैलकुलेट कर लिया कि टाइम कितना था। 12.5 सेकेंड्स हो गया। अब थोड़ा चेंज हो गया हमारा डेटा, 5, और हमें टाइम जो पीरियड मिला वो है 2.5 सेकेंड्स। 10 को हम डिवाइड कर देंगे 2.5 सेकेंड से, तो हमें मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमने रिजल्ट चेक कर लिया, रिजल्ट हमारा सही आ गया। तो फिर हमें बस यही नोट डाउन करना है एज एन ऑब्जर्वेशन। तो सीरियल नंबर 1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने ली थी 10 मीटर्स। 10 मीटर्स हमारी लेंथ थी। टाइम फॉर n जर्नीज हमें लगा 12.5 सेकेंड, और टाइम पीरियड हमारा आ गया 12.5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमने 5 जर्नीज की थी, तो 2.5 आ गया। और स्पीड ऑफ द पल्स हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये सब क्लियर हो गया ना? हेलो, मेरी आवाज यस सर, आ रही है। ओके ओके, हाँ। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें थोड़ी और चीजें देखनी है, जैसे प्रिकॉशंस हैं कुछ। तो इंश्योर दैट द स्ट्रिंग इज नॉट टू टाइट व्हेन टाइंग द एंड्स। अगर स्ट्रिंग बहुत ज्यादा टाइट हुई, है ना, तो फिर हम जब क्या करते हैं, ऑसिलेट करेंगे स्ट्रिंग को या इम्पल्स देंगे, तो फिर जो हमारे पास वेव बन रही है, जैसे हमने इधर देखा एक वेव बन रही है, अगर हमने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया उस स्ट्रिंग को, तो फिर वो बिल्कुल वेव बनेगी नहीं। मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि वेव बनी है। असली में बनेगी बिल्कुल, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक प्रिकॉशन है कि स्ट्रिंग को ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, ज्यादा टाइट नहीं खींचना है। सेकेंड प्रिकॉशन इज मेक श्योर दैट द स्ट्रेच स्ट्रिंग डज नॉट टच एनी सर्फेस अदर देन इट्स टू एंड्स। क्योंकि मान लीजिए किसी एक और सरफेस को टच हो गया, मान लीजिए 2 दीवारों के बीच में मैंने बना दिया हमारा अपैरेटस, और जो 2 दीवारें हैं उसके बीच में मैंने अपनी उंगली भी लगा दी। अब वो उंगली जो एक्ट करेगी वो इस जो हमारे वेव का मोशन होगा
उसको डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि जो उंगली है उससे हमारी उंगली मूव तो नहीं कर सकती ना उस पॉइंट पे, तो फिर वो वेव्स को मोशन जो है वो गलत हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि उसके दो एंड्स के अलावा कहीं पे स्ट्रिंग को कोई टच नहीं कर रहा। ensure that there are no knots or kinks at any point along the length of the string। तो नॉट पे क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रिंग एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है ना, तो फिर उसकी वजह से जो एवरेज स्पीड हम देखते हैं वो चेंज हो जाती है ड्रास्टिकली, कहीं भी नॉट हो या कहीं भी किंक। किंक मतलब कभी कभी होता है कि मतलब स्ट्रिंग जुड़ जाती है कहीं पे या फिर कंप्रेस हो जाती है। तो हमने देखा जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, तो फिर जो म्यू है वो है मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो फिर अगर आपने कहीं भी किंक बना दिया या फिर कोई भी आपने नॉट बना दिया, तो उस पॉइंट पे ज्यादा मास होगा एज कंपेयर टू बाकी पूरी स्ट्रिंग पे। तो फिर वहां पे स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी और ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि मास इज वेरिंग, बहुत ज्यादा वेरी करता है एक स्ट्रिंग में, है ना। तो फिर हमने इंश्योर करना है कि कोई भी हमने नॉट नॉट मतलब गांठ नहीं है और कोई किंक भी नहीं है। मेक एफर्ट्स टू अचीव हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स। ये भी प्रिकॉशन है कि जब भी आप इम्पल्स दो तो फिर इंश्योर करो कि उसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड ही रहे, क्योंकि जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ा है, फ्रिक्शन आपको पता होगा कि जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं तो कुछ टाइम के बाद आके वो रुक जाती है। सेम विद वेव्स, क्योंकि वेव्स को भी फ्रिक्शन महसूस होता है, जो एयर है उस वेव के अराउंड वो उसको पुश डाउन करने की कोशिश करती है, कोई भी मोशन हो उसको अपोज करने की कोशिश करती है आसपास की चीजें, है ना। तो वही उसकी वजह से हम हाईएस्ट एम्पलीट्यूड अचीव करने की कोशिश करते हैं, ताकि हर पॉइंट पे हमें मोर और लेस सेम रीडिंग मिले। तो फिर जब हम एवरेज लें तो फिर ठीक ठाक मतलब अच्छी वैल्यूज आए हमारे पास। तो फिर दैट कंप्लीट्स आवर एक्सपेरिमेंट। कंक्लूजन में हमें पल्स की स्पीड ऑफ द पल्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रिंग लेंथ्स। द स्पीड ऑफ द पल्स मे बी डिफरेंट फॉर सेम लेंथ। तो फिर हम देख सकते हैं कि कोई डिफरेंट स्ट्रिंग लेंथ के लिए जो स्पीड ऑफ द पल्स आती है वो डिफरेंट आती है, एंड द स्पीड ऑफ द पल्स मे बी डिफरेंट फॉर द सेम लेंथ, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ हमारा वेरी कर रहा है इस पूरे प्रोसीजर में, है ना। एंड द स्पीड ऑफ द पल्स डिपेंड्स ऑन द टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जैसे ये वाला यही वाला फॉर्मूला कि स्पीड डिपेंड्स ऑन टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये इन कंक्लूजन हमें ये दोनों बातें पता चल गई, तो हम ये सब हम बता सकते हैं, और हमें स्पीड भी मिल गई कि मतलब इस वायर के लिए हमारे पास कितनी स्पीड आएगी वेव वेव पल्स की। ओके, सो आई थिंक दैट कंप्लीट्स इट। थोड़े क्वेश्चंस हैं वैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो फिर अच्छा कोई आंसर कर ले प्लीज इन क्वेश्चंस को, किसी को भी अगर मतलब समझ आया अच्छे से तो फिर प्लीज बता दीजिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कोई आंसर करना चाहेगा इसको? ऑप्शन वन। सर इसको मराठी हिंदी में रिपीट करना। तो रिपीट क्या रिपीट करना मुझे? नो सर, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ ना। हिंदी में? और ओके, सर ऑप्शन वन इसका आंसर है। हाँ हाँ श्योर, मैं एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। What is the direction of displacement of particles? Displacement of particles मतलब जैसे आपने इसमें देखा कि ये स्ट्रिंग है और ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि जो ऐसे हमारे पास नॉर्मल जब स्ट्रिंग रहती है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहती है, यानी एकदम एक लाइन की तरह रहती है, लेकिन हमने उसको इम्पल्स दिया तो उसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो गया दूसरी एक्सिस में, वाई एक्सिस में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमने वही, एक सेकंड में क्वेश्चन खोल लेता हूँ। हाँ, तो और what is the direction of displacement in a transverse wave with respect to direction of propagation? Direction of propagation मतलब जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। अब जैसे आपने देखा जो ट्रैवल कर रहा है वो एकदम स्ट्रिंग के अलोंग कर रहा है, तो फिर हमें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है एज कंपेयर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो फिर जैसे लावण्या ने बोला इट इज करेक्ट अलोंग द सॉरी ऑप्शन चेंज हो गया एक्चुअली, तब करेक्ट था एंड इट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। क्यों? क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे ये मूव कर रहा था
और एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के जैसे आप देखो इधर की तरफ है ना वेलोसिटी, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जबकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है ना। तो फिर इसमें हमने परपेंडिकुलर बोल दिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे है उसका डिस्प्लेसमेंट। हम उसको मार्क कर देते हैं। You have two identical guitar strings, one with high tension and other one with low tension. You pluck both strings with the same force. Which string will have higher pulse speed? कोई आंसर करना चाहेगा? आई थिंक भैया फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा यस यस हाँ, सर। तो फिर हम कैसे सोचेंगे इसको? हमारे पास फॉर्मूला था v इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू, है ना। तो t यहाँ पे बता रहे हैं टेंशन कितना है, तो टेंशन जो है एक में हाई टेंशन है एक में लो टेंशन है। तो हम देख सकते हैं जो भी चीज न्यूमरेटर में होती है किसी भी फॉर्मूला के और वो बढ़ जाती है, जैसे v इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू हमारा फॉर्मूला था, उसमें टेंशन हमने बढ़ा दी, तो न्यूमरेटर में है तो उसका मतलब अगर वो बढ़ेगा तो फिर v भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, स्ट्रिंग विद हायर टेंशन विल हैव हायर स्पीड, है ना। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द पल्स ऑन द स्ट्रिंग। टाइम पीरियड ऑफ द पल्स, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन जर्नी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड बोथ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टाइम पीरियड ऑफ पल्स। कोई आंसर करेगा? ऑप्शन Option 4 बोथ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टाइम। वेरी गुड, सबका सही है, बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो फिर बोथ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टाइम पीरियड ऑफ पल्स इज बिल्कुल करेक्ट, आपने आंसर दिया। अब आगे एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव इफ द वेवलेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50,000 हर्ट्ज। अब ये आ चुका है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, वैसे अगर कोई आंसर करना चाहे तो अभी भी कर सकता है, लेकिन मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताया नहीं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड के इंटरवल में, मतलब स्टॉप वॉच पे मैंने एक सेकंड गिरा तो कितनी बार, कितना मीटर वो ट्रेवल किया उतने कितनी बार वो सॉरी ऑसिलेट किया उस टाइम में, उससे हम कह सकते हैं कि अ, जैसे मान लीजिए इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50,000 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि एक सेकंड में 50,000 बार जो वेव है उसने ट्रांसमिट किया। तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड में अगर 50,000 बार हुआ तो कितने सेकंड में एक बार वो होगा? ये बता सकता है कोई? 500 नहीं, देखो 50,000 टाइम्स एक बार हुआ, ये आप आंसर बता रहे हो क्या? 500 सर। यस सर, आंसर ही बता रहे ओके ओके ओके, सर। 5000 सर, 5000। ठीक है, तो 5,000 भी आंसर आए हैं बहुत लोगों के और 500 भी आंसर आए हैं बहुत लोगों के। तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। अब 1 सेंटीमीटर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर, है ना। तो फिर हमने 1/100 को मल्टीप्लाई कर दिया 50,000 से, है ना। तो 2 जीरोस जो हैं यहाँ पे कट जाते हैं, तो उसकी वजह से आंसर जो है फाइनल वो 500 हो जाता है इंस्टेड ऑफ 5,000। जिसने भी 5,000 बोला समझ गया ना आपको फिर? यस सर। यस सर। 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर होता है ये, तो फिर बिल्कुल 5,000 ही आता आंसर। A pulse in the string of length 10 meters complete 5 journeys in 10 seconds. What is the speed of the pulse? अब ये बताइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, उसमें तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 मीटर पर ओके, सेकंड। यस फर्स्ट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक सेकंड। तो फिर जो हमारे पास लेंथ है वो दे रखे है 10 मीटर्स एंड कंप्लीट्स 5 जर्नीज इन 10 सेकंड्स। सबसे हेलो पहले सर। टाइम पीरियड का, हेलो यस बोलो। सर आई थिंक ना मेरे हिसाब से 4th नंबर का। 4th नंबर, ओके श्योर, मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थैंकफुल। और शायद सही भी हो, वैसे मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। तो 10 मीटर्स कंप्लीट 5 जर्नीज इन 10 सेकंड्स, मतलब एक जर्नी कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? 10/5, तो 10/5 होता है 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड में वो एक जर्नी कंप्लीट कर रहा, और उसका डिस्टेंस इज 10 मीटर्स एंड टाइम इज 2 सेकंड्स। तो जो फाइनल आंसर आ जाता है वो एक्चुअली 5 मीटर्स पर सेकंड आ जाता है। समझ गए ना आप, जिसने 2 मीटर्स पर सेकंड बोला?
यस सर। क्योंकि 10 सेकंड में 5 जर्नीज, विच मीन्स 1 जर्नी इन 2 सेकंड्स, 10/5, और जो 2 सेकंड्स है 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन t seconds a pulse travels along a 8 meter long string completing 5 journeys. If the pulse travels at speed of 4, how many seconds does it take to complete the 5th journey? Okay, ये थोड़ा सा अलग हमें डायरेक्शन दे दी, हमें स्पीड बता दी गई है ना। तो चलो मैं इसका आंसर नहीं पूछूंगा आप लोगों से, मैं बता देता हूँ। इफ द पल्स ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड, है ना, तो स्पीड हमें पहले पता चल गई कि जो L/T आएगा वो आएगा 4 मीटर, और हमें पता है 8 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है हमारी, है ना। आई थिंक सेकंड होगा 10 सेकंड। 10 सेकंड्स, ओके, हमने आपका आंसर सुन लिया मैंने। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। आई थिंक 12 सेकंड। ओके ओके, 12 सेकंड्स, ओके मैम। भैया ऑप्शन 2 ही आएगा 10 सेकेंड्स, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 8 मीटर है और नंबर ऑफ जर्नी 5, तो 8 × 5 कर देंगे तो 40 मीटर आएगा टोटल डिस्टेंस, और उसको मतलब फॉर्मूला यूज करके टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा है 14 मीटर अपॉन स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर 10 सेकेंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस वर्क। तो फिर आपने क्या किया, सब लोग, अगर सबको समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ एक और बार, बहुत अच्छा मेथड था। 8 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंगर 5 जर्नीज हुई, तो 8 को 5 बार वो ट्रैवर्स कर रहा है, तो 8 × 5 कर दिया अपन ने, तो 40 मीटर्स हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई। और हमने जो फॉर्मूला हमारे पास पता ही है हमें, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर हमें उसकी वजह से हमें स्पीड मिल गई, वो है 4 मीटर्स पर सेकंड। अब जो 4 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, दैट इज इक्वल टू 40, विच इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हमने उससे टाइम निकाल दिया, जो बिल्कुल सही है, 10 सेकंड आना चाहिए, बिल्कुल सही आपने किया, वेरी नाइस। यस, मैंने ही ये सही बताया। If very nice, जिसने भी बताया एक्चुअली। if the tension of the string increases, what will be the effect of the speed of pulse? ये भी हमने पहले भी कर लिया, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, कि जिसका हायर टेंशन होगा उसमें हायर स्पीड होगी, है ना। तो वही हम सेम ही चीज है वैसे तो, कि अगर टेंशन हमने इंक्रीज कर दिया तो स्पीड क्या होगी, स्पीड भी इंक्रीज करेगी, है ना। ऑप्शन ऑप्शन ओके, ऑप्शन फर्स्ट। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ओके, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। आपने पढ़ा है कौन सी ट्रांसवर्स वेव होती है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है? साउंड। सर साउंड। नहीं, एक्चुअली जो साउंड होती है वो एयर के वाइब्रेशंस की वजह से बनती है, तो फिर जो साउंड वेव होती है वो एक्चुअली एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लाइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1। लाइट। लाइट, सर, हाँ first बिल्कुल से- सही, जिसने भी लाइट बोला, लाइट इज द करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज बाकी सब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। स्प्रिंग तो आपने देख रखा है, वेव स्प्रिंग को ऐसे दबाओगे और छोड़ दोगे तो फिर वो ऐसे ऐसे मूव करता है, आपने स्प्रिंग को कभी देखा हो, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है वो, तो फिर उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बोलेंगे। तो स्प्रिंग तो आउट हो गया। और साउंड जो है वो एज अ फैक्ट आपको बता देता हूँ कि साउंड, अल्ट्रासाउंड भी एक साउंड का ही टाइप है, तो फिर इन दोनों वेव्स, साउंड की जो भी पॉसिबल वेव्स हैं सब लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सिर्फ लाइट इनमें से करेक्ट आंसर है ट्रांसवर्स वेव के लिए। वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 strings A and B, mass per unit length of B is lower than A. 2 strings are tied in the same tension. Which string has a higher speed? ये बता दीजिए कोई, किसकी ज्यादा स्पीड होगी? क्वेश्चन नंबर 2। A and B। नहीं, एक्चुअली सर स्ट्रिंग बी। वेरी नाइस। स्ट्रिंग ए। नंबर सेकंड सर। ओके, मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रिंग बी जो है उसका बिल्कुल हाँ सही आंसर, स्ट्रिंग बी, क्योंकि उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो लोअर है, और जो हमारे इक्वेशन आई थी √T/μ, अब 1/μ का है हमारा 1/√μ एक्चुअली, तो फिर हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन है, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब जैसे आप देख सकते हैं 1/2 जो है
वो बड़ा है 1/4 से, तो इधर हमें पता है कि मास ऑफ यूनिट लेंथ b इज लोअर देन a। मान लीजिए b का 2 है और a का 4 है, तो 1/2 देखा हमने, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, और 1/4 होता है 0.25। तो हमें इससे पता चल गया जो b का है उसका 1/2 आता है या 1/√2 आता है ना। तो उसकी वजह से हमें पता चल गया कि स्ट्रिंग b का ज्यादा है इधर, हायर स्पीड है स्ट्रिंग b की, क्योंकि टेंशन हमारे पास दोनों में सेम है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, थैंक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड बाउंड्री। अब ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि फिक्स्ड बाउंड्री है, तो फिर उसकी उल्टी तरफ वो वॉल जो है वो फोर्स देती है, तो उसकी वजह से पल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इज इन्वर्टेड, स्पीड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज सेम। ये आ जाएगा हमारा आंसर इस चीज का, है ना। स्पीड तो क्या किसमें आंसर फर्स्ट। या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्पीड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज सेम एंड पल्स इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी हो गई, बिल्कुल सही। यू आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स पल्स ट्रैवलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। The string is fixed at both ends, and you have following equipment: stopwatch, string of known length, and a way to create a pulse on the string. Which of the following methods should you use to measure the speed of the pulse? मेजर एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड देखो, हमने पहले बता देते हैं कि एम्पलीट्यूड का तो कोई भी यूज नहीं हुआ है इधर पूरे हमारे एक्सपेरिमेंट में। हम एम्पलीट्यूड को सेफली हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके वैसे भी हमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं मिलेगा। Measure the time it takes for the pulse to travel from one end of the string to the other and divide the length of the string by this time. अब ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, फिर भी हम बाकी सारे पढ़ लेते हैं। Measure the time it takes for pulse to complete multiple journeys, divide the total time by number of journeys, and then divide the length of the string calculated time period. अब एक्चुअली B भी एक लेवल तक सही है आंसर, लेकिन C जो है वो ज्यादा प्रिसाइज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन सी है वो ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि मल्टीपल जर्नीज में हमें एक एवरेज मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब वैसे हाथ हिल गया, उसकी वजह से वहां पे डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, फिर मल्टीपल टाइम्स करने से वो जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं वो सब हट जाते हैं, है ना। तो फिर हम सी को इसमें सही आंसर बोल सकते हैं। और डी ऑप्शन अलग है, क्योंकि हम इसमें मास पर यूनिट लेंथ नहीं पता। मेजर टेंशन इन स्ट्रिंग, कैलकुलेट फोर्स एंड यूज इट टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ पल्स। अब टेंशन हमें पता चल गई, लेकिन हमें म्यू नहीं पता चला, तो हम इसका आंसर नहीं बोल सकते। डी ऑप्शन सही नहीं है। अब यू हैव टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, वन इज शॉर्टर एंड वन इज लॉन्गर, एंड बोथ आर अंडर द सेम टेंशन। यू सेंड अ पल्स अलोंग ईच स्ट्रिंग। Which of the following statements is true about speed of pulse on each string, assuming both strings have same linear density? है ना। तो हमें बस पता चल गया म्यू दोनों का सेम है, लेंथ्स दोनों के अलग हैं बिल्कुल, एंड बोथ आर अंडर सेम टेंशन। तो बताइए ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल सही, फर्स्ट एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सबको समझ आ गया ना फर्स्ट क्यों होना चाहिए? सबको पता है ना फर्स्ट क्यों होना चाहिए? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यस सर। सर मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, कि बहुत सारे इस क्वेश्चन में हमने यूज भी किया, कि V इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू अंडर रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो फिर अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला इग्नोर कर देंगे। हमारे पास जो दूसरा वाला फॉर्मूला है V इज इक्वल टू L बाय टी, क्योंकि हमें टी तो दे नहीं रखा है इसमें, क्योंकि टी हमें दे नहीं रखा कि टाइम पीरियड कितना है ना। तो हम बिना टाइम पीरियड जाने हम ये नहीं बता सकते कि उस वाला फॉर्मूला को हम यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या बता रखा है, हमें टेंशन बता रखा है और लीनियर डेंसिटी बता रखा है। तो हमें ये पता है कि लेंथ्स वाले हमें दे रखा है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है लेंथ्स वाली चीज, कि लेंथ अलग होगी, शायद बच्चा समझ जाए कि गलत है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेंथ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। बोथ आर अंडर द सेम टेंशन, हम टेंशन पता चल गया दोनों में सेम है, और हमें ये भी पता चल गया कि assuming both strings have same linear density, तो linear density भी सेम है दोनों का, तो म्यू सेम है, और हमने फॉर्मूला यूज कर दिया रूट टी बाय म्यू। अब दोनों ही चीजें सेम है तो ऑब्वियसली सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो ये आपको समझ आ गया शायद। यस भैया। चलो वेरी नाइस। अब हम देख लेते हैं कोई गलती तो सारे हमारे आंसर्स हैं बिल्कुल करेक्ट। वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, वेल डन। तो आज हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया आज का। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके अखिल, ओके बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू। बाय।
बाय सर, गुड नाइट। सर गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर।